साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के संबंध में। तो यह देख लेते हैं कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई और उसके मुख्य फाइंडिंग क्या हैं। तो इसको देखने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो टॉपिक है आपका जीएस का जो प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके अंतर्गत जनसंख्या और जो संबंध मुद्दे हैं और जो महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में UNFPA के द्वारा नाम से जानते हैं, इसके द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 इस रिपोर्ट को जारी की गई है। अब ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो इसके बारे में पहली चीज़ याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख फाइंडिंग है, उन फाइंडिंग को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन अर्थात 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु जो है वो हो रही है, तथा दूसरा है महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। यदि इसको आंकड़ों से देखें तो वर्ष 1970 में यह संख्या जो थी 61 मिलियन थी अर्थात 6.10 करोड़ थी, जो वर्ष 2020 में बढ़ करके 14.26 करोड़ पर पहुंच गई। मतलब 1970 में 6.1 करोड़ महिलाओं की मृत्यु हो रही थी, जो कि 2020 में कितनी हो रही, 14.26 करोड़ महिलाओं की मृत्यु हो रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच इस रिपोर्ट में की गई है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर कितनी है, 3% से कम है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है। मतलब जितनी लड़कियां मरती हैं उनमें से 2/3 लिंग परीक्षण के कारण उनकी मृत्यु होती है, तथा जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर लगभग 1/3 है। इसके अलावा लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 90 से लेकर 95% जो मृत्यु होती है वो भारत और चीन में होती है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत के स्थिति के संदर्भ में देखें कि भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो कहा गया है कि भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन अर्थात 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। तथा दूसरी बात इसमें कही, इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 में एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 100 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु जो है वो प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हुई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है। मतलब ये 9 लड़कियों की मृत्यु हो रही है तो उनमें से 1 लड़की की मृत्यु 5 वर्ष से कम उम्र में ही हो जा रही है, और यह जो आंकड़ा है, यह जो अनुपात है, यह विश्व में सर्वाधिक है। अब प्रश्न उठता है ये सब जो कमियां हैं, जो महिलाओं की में ये संख्या में कमी हो रही है, उसके कारण क्या है। तो रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्त की तीव्र इच्छा तथा लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक विश्लेषण द्वारा पता चला है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम, जो भी आर्थिक गतिविधियां इत्यादि हैं, वो बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। मतलब कि आप कोई काम नहीं करें तो शादी कर लीजिए। तथा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों, मतलब जिस भी वो कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो रिपोर्ट थी इसकी यह कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग थी। अब हम लोग उस संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो यह जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA है, यह संयुक्त राष्ट्र की
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है, मतलब इससे संबंधित कार्य करने वाली एजेंसी है। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ और वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA नाम दिया गया। UNFPA का जनादेश जो है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉस द्वारा स्थापित किया गया है तथा UNFPA जो है यह पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, संस्थानों और व्यक्तिगत स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है। मतलब इसको जो फंडिंग आती है वो विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा या जो लोग व्यक्तिगत आधार पर स्वैच्छिक योगदान देते हैं उनके माध्यम से इनको फंडिंग प्राप्त होती है। इसकी फंडिंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से नहीं मिलती है। इसके अलावा UNFPA जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और UNFPA जो है यह प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDG, उसका जो गोल नंबर 3 है वह किससे संबंधित है? वह स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट या गोल नंबर 4 है वो किससे संबंधित? शिक्षा से। और गोल नंबर 5 किससे संबंधित है? वह लिंग समानता से संबंधित है। तो ये तीनों जो गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो डेवलपमेंट गोल के नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, उन तीनों के संबंध में कार्य करने का कार्य UNFPA के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं गलवान घाटी के संबंध में, जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यह जो गलवान घाटी है, यह जो टॉपिक है आपका प्रश्न पत्र नंबर 2, GS का जो प्रश्न पत्र नंबर 2 है, उसके अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देश इस टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि गलवान घाटी चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में गलवान घाटी भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई यहाँ पर, जिससे दोनों पक्षों को भारी जान माल का नुकसान का सामना करना पड़ा। यह विदित है कि गलवान घाटी जो है वर्ष 1962 से ही दोनों देशों के बीच तनाव का एक विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं कि यह वर्तमान में ही तनाव ऐसा हुआ है, बल्कि 1962 से जब चाइना के द्वारा भारत पर अटैक किया गया था तभी से यह जो क्षेत्र है यह विवाद का विषय बना हुआ है। अब हम लोग गलवान घाटी को देख लेते हैं इसकी अवस्थित के बारे में, चूँकि यह मैपिंग के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो गलवान घाटी जो है सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूदा पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो यह गलवान नदी है इसका जो स्रोत है या जो उद्गम है वो चीन की ओर जो अक्साई चीन है, मतलब इसका जो उद्गम है वो अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की जो श्योक नदी है वहाँ आकर के यह मिल जाती है। तथा यह घाटी जो है पश्चिम में, ये जो गलवान घाटी है पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और इसका पूर्वी हिस्सा जो है वो चीन के जिजियांग तिब्बत मार्ग से काफ़ी नज़दीक है, जिसे G219 राजमार्ग कहा जाता है या G219 हाईवे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको पहले मैप में देख लेते हैं। ये आपका मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लद्दाख वाला इलाका है, ये आपका जम्मू कश्मीर। अब 2 संशासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और ये है आपका अक्साई चीन, ये रेड वाला अक्साई चीन है। और ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहीं पर आप देखेंगे तो इधर से आपकी गलवान नदी निकल के आती है और इधर आपकी श्योक नदी भारत की है, यहीं पर आकर मिलती है और यहीं इसकी जो घाटी है इस नदी की, यही गलवान घाटी है, जिसको लेकर के भारत और चाइना के मध्य में विवाद है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है पेंगोंग लेक, जो यहाँ भी इन दोनों के बीच झड़प हुई है। तो यह क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तथा यदि हम कहें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है यह गलवान घाटी और श्योक नदियों के संगम के पूर्व में स्थित है, जिस पर भारत और चीन दोनों हाल के वर्षों में क्या करते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो LAC है, जो गलवान घाटी थी, यहाँ पर अभी तक जो है भारत और चाइना दोनों ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, परंतु 15 जून 2020 को ही हिंसक झड़प के बाद चीन ने दावा किया कि संपूर्ण गलवान घाटी जो है वो चीन के नियंत्रण में आती है।
तो हम लोग थोड़ा सा LAC को देख लेते हैं कि LAC क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यह एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करती है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मैप में देखा था। तो ये जो डॉटेड लाइन है यही आपकी LAC है। तथा जहाँ एक और भारत मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो है इसकी लंबाई लगभग 3440 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा मानता है। अब यदि यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है, तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है, बांग्लादेश के बाद, उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नमामि गंगे परियोजना के संबंध में। तो यह पुरानी परियोजना है। अब प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले इसको याद रखिएगा, यह जो टॉपिक है यह GS का प्रश्न पत्र नंबर 3 का जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसके अंतर्गत यह आ जाएगी। अब देख लेते हैं चर्चा में क्यों आया। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए अर्थात $400 मिलियन की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के फंड या ऋण को मंजूरी दी गई है। और यह 45 अरब रुपए का यह जो ऋण है यह विश्व बैंक द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि नमामि गंगे परियोजना है क्या। तो यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो किस सन में प्रारंभ किया गया था ये याद रखिए। कई बार क्या होता है, कई सारी योजनाओं को क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है कि इनको क्रम लगाइए। तो याद रखिएगा इसको 2014 में प्रारंभ किया गया था और सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत जो है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। अब यदि पूछा जाए कि ये इसका कार्यान्वयन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो इस योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ने इनको ऋण मुहैया कराया है और वर्ल्ड बैंक लगातार जो है चर्चा में बना रहता है। तो इसलिए हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में एक विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी पहले पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी संकल्पना आती कैसे है। तो वर्ष 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं द्वारा वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक IMF की स्थापना की गई। इसीलिए वर्ल्ड बैंक जो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक IMF, इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। और शुरुआत में इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से जाना जाता था। और इन दोनों संस्थानों की स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से की गई थी। और इन दोनों वित्तीय संस्थाओं की अपनी अलग अलग भूमिका है। जैसे एक आप भूमिका याद रख सकते हैं कि जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है ये देशों को जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराता है, जबकि जो IMF है ये शॉर्ट टर्म अर्थात लघुकालीन ऋण मुहैया कराने का कार्य करता है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में और चीज़ों को देखें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक जो है यह संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास को करते रहना है। तथा यह नीति, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए अपने सदस्य देशों को ऋण मुहैया कराती है। और वर्ल्ड बैंक की सबसे खास बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ही यह ऋण मुहैया कराती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है जो ऋण मुहैया कराने का, वो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इसके अंतर्गत विश्व को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर लाने, विश्व में गरीबी को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने जैसे पक्षों पर बल दिया गया है। और यदि इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी भी है जो। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है यह 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक प्रकार से यह क्या है, 5 संस्थाओं का समूह है। अब इसमें कौन कौन से 5 संस्थाएं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। साधारण भाषा में जब हम या सामान्य अर्थ में जब हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं
तो वर्ल्ड बैंक हम लोग इसी को कहते हैं, IVRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तथा इसके अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ADA शामिल है। इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसकी स्थापना 1956 में होती है। तथा बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इसकी स्थापना 1988 में होती है। इसके अलावा निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, इसकी स्थापना 1966 में होती है। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 180 देश जो हैं सदस्य के रूप में शामिल हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि ये जो 5 संस्थाएं वर्ल्ड बैंक में हैं, इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा भारत 4 का सदस्य है, परंतु 1 का नहीं। 1 का किसका नहीं है? तो भारत जो है ICSID अर्थात निवेश संबंधी विवादों के निपटान का जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, इस संस्था का सदस्य नहीं है। बाकी जो 4 हैं उनका सदस्य है। और ऐसा नहीं कि केवल भारत अकेला ही इसका सदस्य नहीं है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ये तीनों ही जो हैं इसके सदस्य नहीं हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। अब संदर्भ क्या है? तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक इसको विस्तार करने की घोषणा की है, जो कि पहले 3 महीने के लिए इसको प्रारंभ की गई थी। अब इसका समय सीमा नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सरकार योजना के विस्तार की दिशा में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। अब इस योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना माना जाता है तथा इसका उद्देश्य जो है वह कोरोना वायरस संकट काल में निर्धनों तथा जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित करना रहा है। और इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज, जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसके भाग के रूप में घोषित किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? तो इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड PHH, राशन कार्ड धारकों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें अंत्योदय अन्न योजना वाले और प्राथमिकता वाले परिवार, इन दोनों राशन कार्ड धारकों को इसमें शामिल किया गया है। और जो लेटेस्ट अधिसूचना है, अद्यतन अधिसूचना, इसके अनुसार परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल, 5 किलोग्राम गेहूँ प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम गेहूँ, परंतु जो चना है वो पूरे एक परिवार पे, मतलब प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम चना प्रत्येक माह मुहैया कराया जाएगा। चना कह सकते हैं या दाल कह सकते हैं। और यह जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, यह खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रदान किया जा रहा है। और इस योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को कवर किया गया है। और यह योजना जो है कि जब घोषणा की गई थी तो यह 3 महीने के लिए इसको किया गया था, अप्रैल, मई और जून के लिए की गई थी। इसको अब बढ़ा करके नवंबर तक कर दिया गया है। और यदि पूछा जाए कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन है, मतलब इसका कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ 2 फैक्ट याद रखिएगा। पहला यह कि सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो है, उसका जो टारगेट या गोल नंबर जो 2 है वो किससे संबंधित है? वह भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा की हमने बात की, तो यह वाला जो है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा यदि पहले की बात करें, पहले में क्या आता है? सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 में, या जो गोल नंबर 1 है उसमें है पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, मतलब गरीबी उन्मूलन वाला जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना, एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम के संदर्भ में। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि इसके
दो घटक हैं, इस योजना के दो घटक हैं। कौन से? एक का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है सम्मोहन। अब इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB द्वारा एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना की शुरुआत की गई। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह याद रखिएगा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा, जो कि DST के अंतर्गत आती है। और यह योजना विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और यह योजना जो है अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यवहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य करेगी। और इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्य हैं। कौन कौन से व्यापक लक्ष्य हैं? तो पहला जो है वह है आपका वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, दूसरा है संसाधनों सुविधाओं से दूर अनुसंधान प्रशिक्षुओं के लिए स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत करना, इसके अलावा अवसरों का सृजन। तो यह इसके 3 व्यापक लक्ष्य हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के बारे में। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा CA की भूमिका को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। और इस दिवस का जो आयोजन है वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब इस संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो ICAI है अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यह भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन अर्थात अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को, कब? 1 जुलाई 1949 को संसद में पारित एक अधिनियम, इस अधिनियम का नाम था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, इसके माध्यम से की गई थी। तो यह एक सांविधिक संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तथा यह जो ICAI है यह भारत में वित्तीय ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और लेखा अर्थात अकाउंटिंग पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि इसका प्रारंभ कैसे होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1913 में, कब? 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया था। और इसमें उन पुस्तकों की एक निर्धारित सूची थी इस अधिनियम में जिन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी को बनाए रखना, मतलब इन जो पुस्तकें थी या जो बुक थी इनको मेंटेन करना या बनाए रखना अनिवार्य था। इसके अलावा अधिनियम में एक ऑडिटर की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था जिसके पास सभी पुस्तकों के निरीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई थी। अब यदि आपसे यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जब अधिनियम आता है 1913 का कंपनी अधिनियम, इस समय वह भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? उस समय वायसराय होते तो वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय दिल्ली दरबार लगता है, तीसरा दिल्ली दरबार लगता है और राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका जो कार्यकाल आता है 1910 से लेकर के 1916। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लाज्मा बैंक के बारे में। तो हाल ही में नई दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस ILBS में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। तो कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में या दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक जो है यह ब्लड बैंक की तरह ही कार्य करेगा और यह कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके मरीज अपने प्लाज्मा दान कर सकेंगे। वहीं वायरस से संक्रमित लोग जो हैं यहाँ से प्लाज्मा प्राप्त कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन लोग हैं जो प्लाज्मा दान करता होंगे, मतलब कौन कौन दान कर सकते हैं? तो 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा ये दान कर सकते हैं। मतलब ये कोविड-19 से इनको संक्रमण था और ये ठीक हो चुके हैं और इस क्राइटेरिया को ये पूरा करते हैं तो ये अपने प्लाज्मा को दान कर सकते हैं। और प्लाज्मा दानकर्ता के कोरोना संक्रमण से ठीक होने के
14 दिन बाद ही प्लाज्मा दान कर सकते हैं ये। अब देख लेते हैं कि कौन दान नहीं कर सकता है। तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर से ठीक हुए लोग, कार्निक हार्ट डिजीज, लीवर, फेफड़े एवं किडनी की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग ठीक होने के बाद, मतलब कोविड-19 से ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वे महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हों, वह भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र। तो यह ओकांगो डेल्टाई क्षेत्र क्यों चर्चा में आया, तो इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस वजह से यह इलाका चर्चा में आया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना जो है एक भू आबद्ध देश है और बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, जहां हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। और यहाँ के ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के उत्तर में मृत हाथियों की संख्या जो 356 दर्ज की गई है। और इन मृत हाथियों की संख्या को एक वन्य जीव संरक्षण चैरिटी जिसका नाम है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स EWB द्वारा चिन्हित किया गया है। अब इस संस्था के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स EWB के बारे में। तो बोत्सवाना गणराज्य में यह एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी, कर मुक्त एवं पंजीकृत संगठन है। और यह एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स बोत्सवाना के सीमावर्ती शहर काजुंगुला, कहाँ पर, काजुंगुला में स्थित है। ये काजुंगुला जो स्थान है यह जहाँ बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमाएं जो है वो जाम्बेजी नदी के साथ मिलती हैं। इसके अलावा यह जो आपका एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स जो है संस्था, यह आधिकारिक समर्थन के तहत अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच सन्निहित वन्य जीवों के लिए अपनी परियोजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि लिए बोत्सवाना के लिए कार्य करता है, अन्य देशों के यहाँ अफ्रीका कंटिनेंट के अन्य देशों के लिए भी यह कार्य करता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि बोत्सवाना को वन्यजीव संरक्षण के लिए मिली सफलताओं के लिए भी जाना जाता है, मतलब बोत्सवाना ने वन्यजीव संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र के संबंध में। तो बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र जो है यह एक दलदली अंतर्देशीय डेल्टा है, जहां ओकावांगो नदी कालाहारी के एडोरेहिक बेसिन के मध्य भाग में एक विवर्तनिक गर्त तक पहुंचती है। और यह क्षेत्र कभी मकगादी क्षेत्र का हिस्सा था, जो एक प्राचीन झील थी। और होलोसीन युग के दौरान यह क्या हुई थी, यह झील सूख गई थी। और इस डेल्टा को अफ्रीका महाद्वीप के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था, जिसकी आधिकारिक घोषणा वर्ष 2013 में तंजानिया में की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा, यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब हम लोग थोड़ा सा बोत्सवाना जहाँ पर यह स्थित है, बोत्सवाना देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है, गबोरोने। कहाँ है, गबोरोने है। और यह एक स्थल रुद्ध देश है। और यह 30 सितंबर 1960 को इंग्लैंड से अर्थात ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है। और इसका पहले का जन्म, बोत्सवाना से पहले इसका नाम क्या था, बेचुआनालैंड था। बेचुआनालैंड था। कई बार पूछ लेता है कि पुराने नाम बताइए, तो याद रखिएगा बोत्सवाना का पुराना नाम क्या था, बेचुआनालैंड था। और इसके पड़ोसी राज्यों को देखें तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसको भी हम लोग मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और चूँकि इसी इलाके से मकर रेखा भी गुजरती है, तो कई बार पूछ लेता है कि मकर रेखा पर स्थित देश कौन से हैं। तो इसमें नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है। और इसी इलाके में आपका कालाहारी मरुस्थल भी है। और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोत्सवाना एवं नामीबिया देश में फैला हुआ उपोष्ण मरुस्थल है, जिसे मकर रेखा काटते हुए गुजरती है। और यहाँ पर इस मरुस्थल में पाई जाने वाली जो जनजाति वो कौन सी है, बुशमैन जनजाति है। अब यहाँ पर हम लोग मैप में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका यहाँ पर बोत्सवाना है और यहीं पर आपका ओकावांगो डेल्टा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा
हमने कहा कि कालाहारी मरुस्थल, तो ये आपका यहाँ पर ये कालाहारी मरुस्थल है जो कि आपका अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोत्सवाना और नामीबिया देश में फैला हुआ है। और इसके पड़ोसी देशों की जब हम बात कर रहे थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये बॉर्डर लाइन ऐसे ऐसे इस तरीके से है। तो इधर आपके इसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और इधर आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन देशों से यह इसकी सीमा लगती है। और यहीं से होकर के आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। कहाँ से होकर के? नामीबिया, बोत्सवाना, आपका ये नीचे से करी जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका वाला पोर्शन भी आ जाता है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और इधर आपका ये मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर, आगे जा कर के मेडागास्कर है। तो इससे होकर के यह गुजरती है। और यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहीं पे एक और मरुस्थल है, नामीबिया मरुस्थल। तो जो नामीबिया मरुस्थल है वो आपका नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। और यहीं पर एक खाड़ी है जिसे सेंट हेलेना की खाड़ी कहते हैं, या आप एस्टी हेलेना खाड़ी या हेलेना की खाड़ी कह सकते हैं। वो आपकी यहीं पर है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। और इधर कौन सा सागर है? तो इधर आपका अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन स्थित है। आगे चलते हैं। आगे अब कुछ थोड़ा सा लव करंट अफेयर को देख लेते हैं जिसको वन लाइनर के रूप में आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहला नाम है लिन डैन के बारे में। तो लिन डैन जो है विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति तथा रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो याद रखिएगा किस खेल संबंधित थे? तो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और कहाँ से, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो चाइना से। आगे बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। और इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ की सरकार के द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किए गए थे जिससे कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो उनको जो कार्यकाल है वो अगले 2 कार्यकाल उनको और मिल सकें और वो 2036 तक सत्ता में बने रहें। मतलब व्लादिमीर पुतिन जो है, ये जो संविधान संशोधन किया गया है जिसके लिए जनता से एक प्रकार से जनमत संग्रह कराया गया था, तो वह जो है सरकार के फेवर में आया है। तो इस प्रकार से जो व्लादिमीर पुतिन है अब 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अभी क्या है, अभी जो व्लादिमीर पुतिन है ये अपना 4था कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में मतलब बिता रहे हैं और ये 2024 तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। और उसके बाद ये 2 और कार्यकाल, 6 वर्ष का 2 और कार्यकाल और प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 2036 तक ये बने रह सकते हैं। और इसके अलावा ये पहली बार जब राष्ट्रपति कब बने थे? 2000 में बने थे, तब से ये राष्ट्रपति यहाँ के हैं और चौथी बार अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। और एक चीज़ और, पहले यहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता था वो 4 वर्ष का होता था, 2012 में संशोधन किया गया और कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं नावी लैंडिंग ऐप के बारे में। तो हुआ क्या है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नावी ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप नावी लैंडिंग लॉन्च की है। और याद रखिए कि नावी इसकी स्थापना, स्टार्टअप की स्थापना 2018 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।